मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है। लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी।
ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी, मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परीलोक वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं।
दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुंचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए।
ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और इसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ, मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपने जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी, तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी
और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है, ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। सिंड्रेला परी की मृत्यु। पृथ्वीलोक से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। सिंड्रेला परी को बहुत सारी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और जल्द ही रानी परी उसे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उसी परीलोक में एक काली परी भी रहती थी, जो हमेशा काले वस्त्रों को धारण करके रखती थी। एक बार काली परी को विचार आता है, अगर मैं सिंड्रेला परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी शक्तियां भी मेरे पास आ जाएगी और परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बन जाऊंगी। परीलोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा होगा। तभी एक हरी परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम जल्दी परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित की जाने वाली हो, इसलिए हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोचा है। आप सभी परियां मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं और मुझे इतना सम्मान देती हैं। मेरे लिए ये बहुत है। मुझे भला तोहफे की क्या जरूरत, मेरे पास वैसे ही इतना खूबसूरत तोहफा है आप लोगों के रूप में। सिंड्रेला परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तुम कृपया कर इनकार ना करो, नहीं तो हम सभी परियों का दिल दुख जाएगा। अगर बात आप लोगों के दिल दुखने की है, तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप सब जैसे दोस्त मिली। अगले ही दिन काली परी सिंड्रेला परी को अगवा करने पहुँच जाती है। उस समय सिंड्रेला परी अकेली थी। यही सही मौका है, अभी सिंड्रेला परी के साथ कोई भी नहीं है। ये सोचकर काली परी एक गरीब बूढ़ी परी का रूप धारण करके सिंड्रेला परी के पास जाती है और कहती है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो पहाड़ी के पीछे जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर चलना होगा? मैं बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। काकी परी, आप दाएं वाले रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। बेटी, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। अंधेरा होने वाला है और मेरी नजरें थोड़ी कमजोर है। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। काकी परी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको जरूर छोड़कर आऊंगी, चलिए मेरे साथ।
सिंड्रेला परी उस औरत के साथ चली जाती है जो कि असल में काली परी थी। काफी देर हो जाती है लेकिन सिंड्रेला परी वापस नहीं आती। रात होने लगती है। तब सभी परियों को चिंता सताने लगती है। ये सिंड्रेला परी कहाँ चली गई? काफी देर से नहीं दिख रही। न जाने कहाँ चली गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या किसी ने सिंड्रेला परी को देखा है? तभी वहाँ मौजूद एक परी कहती है, हाँ, मैंने शाम को सिंड्रेला परी को एक औरत के साथ पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। क्या सिंड्रेला परी अकेली पहाड़ी के पीछे चली गई? वो बहुत जल्द ही परीलोक की शक्तिशाली परी का ओहदा हासिल करने वाली है। उसकी जान को खतरा है। और वैसे भी ये बात जानने के बाद कि सिंड्रेला परी को ये ओहदा मिलने वाला है, काली परी शांत नहीं बैठेगी। हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो, हम सबको उसे ढूंढना चाहिए। सभी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ वो औरत सिंड्रेला परी को पहाड़ी के पीछे ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। काली परी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? वो भी धोखे से। अगर इस बारे में रानी परी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब रानी परी को पता चलेगा तभी तो मैं तुम्हारी कहानी यही खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए ही लाई हूँ। तुम्हारी बलि देकर मैं इस परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मरना होगा। ऐसा मत करो काली परी, मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली है, जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं सिंड्रेला परी। मैं तुम्हें मारकर पूरे परीलोक को अपना गुलाम बना लूंगी और इस परीलोक पर राज करूंगी। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पर परीलोक की बाकी परियां आ जाती है। रुक जाओ काली परी, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम रानी परी से कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। तुम सब यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हम सिंड्रेला की परछाई की तरह है। हम ना होकर भी उसके साथ ही होते हैं। रानी परी द्वारा भस्म करवाने की धमकी से काली परी डर जाती है और कहती है, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम सब परियों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर काली परी सिंड्रेला परी को वहीं छोड़ वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला परी, तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी जान को कितना खतरा है। सही कहा तुमने हरी परी, मुझे संभल कर रहने की जरूरत है। इसके बाद सभी परियां उड़ते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन सभी रानी परी के पास पहुंचते हैं और रानी परी को सारी दास्तान सुनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप सब एक दूसरे की रक्षा करती हैं। आप सभी ने कल सिंड्रेला की जान बचाई। आप सही कह रही हैं रानी परी, कल इन लोगों ने मेरी जान बचाई और ये साबित कर दिया कि हम परियों में कितना प्यार है। अगले 2 दिनों में तुम्हें शक्तिशाली परी घोषित कर दिया जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना। सिंड्रेला परी रानी परी की बात अच्छे से समझ जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। उसी दिन रात को जब सिंड्रेला परी सो रही थी तो वहाँ काली परी आई। ओहो, कितने आराम से सो रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि ये इसकी अंतिम रात है। लेकिन मुझे इन परियों से सावधान रहना होगा। इस बार मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। काली परी सिंड्रेला परी को उठाकर अपने काली कोठी में ले जाती है। काली कोठी में काली परी की शक्तियाँ दुगनी हो जाया करती थी। काली कोठी पहुँचते ही सिंड्रेला परी की आँख खुलती है। काली परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। हा 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 हा। काली परी सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि परसों मारूंगी। परसों ही तुम्हें शक्तिशाली परी का ओहदा मिलने वाला था ना। अफसोस, अब तुम्हारी जगह मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी।
इतना कहकर काली परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पूरे परिलोक में कोहराम मच जाता है, क्योंकि सिंड्रेला परी कहीं किसी को दिखाई नहीं देती। रानी परी भी अपनी सभी सैनिक परियों को सिंड्रेला परी को ढूंढने भेज देती है, लेकिन फिर भी सिंड्रेला परी कहीं नहीं मिलती। ये बात तो सभी को पता थी कि सिंड्रेला परी को अगवा काली परी ने ही किया है। रानी परी सभी परियों को इकट्ठा करके कहती है, सभी परियां मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने हर उस जगह सिंड्रेला परी को ढूंढ लिया जहां काली परी उसे छुपा सकती थी, सिवाय एक जगह के। वो जगह है काली कोठी। आप सभी को तो पता है, काली कोठी में काली परी की शक्तियां दुगनी हो जाती है। हम सबको वहां चलना होगा और एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। रानी परी की बातों पर सभी परियां हामी भरती है और सभी एक साथ काली कोठी की तरफ चले जाते हैं। उस समय काली परी भी वहीं मौजूद थी। अचानक से उसकी काली कोठी पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। काली परी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो काली कोठी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो काली कोठी से बाहर निकलती तो उसकी शक्तियां कम हो जाती। काफी देर तक आक्रमण करने पर कुछ ना होने के कारण परियों को मजबूरन काली कोठी के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां अंदर प्रवेश करती है, काली परी अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को सिंड्रेला परी की तरह पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, काली परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ शक्तियां पाने के लिए तुमने हम सभी परियों को कैद कर लिया, लेकिन तुम शायद भूल रही हो, सिंड्रेला परी तुमसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। सिंड्रेला परी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखा दो इस काली परी को इसकी औकात। सिंड्रेला परी अपनी शक्ति से अपना पिंजरा तोड़ देती है। तभी काली परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला परी पर प्रहार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी थोड़ा घायल हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत कोशिश करती है कि वो बाकी परियों का भी पिंजरा तोड़ सके, लेकिन काली परी उसे ऐसा नहीं करने देती। अंत में काली परी सिंड्रेला परी के सीने पर प्रहार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। काली परी को लगता है सिंड्रेला परी की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत खुश होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सिंड्रेला परी को होश आता है। वो चुपके से अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों का पिंजरा तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां एक साथ काली परी पर पीछे से अपनी अपनी जादुई छड़ी से प्रहार करती है, जिससे कि काली परी जलने लग जाती है। लेकिन मरते मरते काली परी सिंड्रेला परी पर ऐसा प्रहार करती है जिससे कि सिंड्रेला परी भी नहीं बचती और मरने से पहले काली परी कहती है, तुम सभी परियों ने मुझे छल से मारा है। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सिंड्रेला परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। काली परी और सिंड्रेला परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कर दो सिंड्रेला परी, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। तुमने अकेले हम सभी परियों की जान बचाई। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर काली परी और सिंड्रेला परी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं और एक नई सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती हैं।